यहाँ तक तो किया हमने सर्कुलर फ्लो बेटा। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और आ जाते हैं बेटा। हमारे पास क्या है, स्ट्रोक एंड फ्लो। स्ट्रोक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्ट्रोक क्या है एंड फ्लो क्या है। स्ट्रोक क्या है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, स्ट्रोक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, विच इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर्ड करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है इसको। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसे मेज़र करते हैं। लाइक हम कहते हैं कि आपके पास, आपके पिगी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास मनी बैंक है आपके, कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कितने पैसे हैं, आपने कितनी मनी जोड़ी हुई है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या बात कर रहे हैं, ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मेरे पास क्या है, स्टॉक है। मान लीजिए आपकी मम्मी आपको ये बोल रही है कि बेटा देखो टंकी में कितना पानी है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप बोलोगे ना मम्मा टंकी क्या है, आधी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, तो वो आपके पास क्या है, दैट इज अ स्टॉक। वो आपके पास क्या है, एक स्टॉक है। क्या है आपके पास, वो एक स्टॉक है। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, तो दैट इज अ स्टॉक। दैट इज अ स्टॉक। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ये पूछा जाता है कि जो गोडाउन है उसमें कितना स्टॉक पड़ा है, कितने, मान लो कितने एलईडी पड़े हुए हैं, कितने एलईडी पड़े, ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम बात की जा रही है, दैट इज अ स्टॉक। हमारी इकॉनमी के अंदर हम आपसे ये बात करें कितनी वेल्थ है, नेशनल वेल्थ की बात की जा रही है, तो हम बात कर रहे हैं ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अ स्टॉक। नेशनल कैपिटल की बात की जा रही है, दैट इज अ स्टॉक। मनी सप्लाई आप चैप्टर पढ़ चुके हो, दैट इज अ स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्लो। फ्लो क्या है, दैट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर्ड करते हैं। कैसे, जिसको मेजर्ड किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, वो एक पूरा दिन भी हो सकता है, वो एक वीक भी हो सकता है, वो एक ईयर भी हो सकता है। ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं, मान लीजिए कि 2020 में कितने कोरोना पेशेंट जो हैं थे। ठीक है, तो जब हम उसको मेजर्ड करेंगे तो दैट इज़ अ फ्लो, यानी कि बढ़े ना वो। 2020 की बात की गई, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की बात की गई, तो दैट इज़ अ फ्लो। दैट इज़ अ फ्लो। जब हम बात करते हैं, जब आप मान लीजिए कि मोटर का बटन ऑन कर देते हैं, टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो कंटिन्यू भरता रहता है, दैट इज़ वो हमारे पास क्या है, फ्लो है। वो हमारे पास क्या है, फ्लो है। जब हम बात करते हैं, देखो टंकी को भरने में टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा उसको, आप 15 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है, तो वो क्या है, फ्लो। जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, मीन्स इट इज़ अ टाइम डायमेंशनल। वो क्या है, टाइम डायमेंशनल की बात की जाती है। टाइम डायमेंशनल की बात की जाती है, तो वो मेरे पास क्या है, फ्लो है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोक में कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको। ठीक है, अब एक टॉपिक और था हमारा इसमें, दैट इज अ लीकेज एंड द इंजेक्शन। दैट इज अ लीकेज एंड द इंजेक्शन। एक तरफ है लीकेज और एक तरफ है इंजेक्शंस। लीकेज का क्या मतलब है कि वो चीज़ निकलती जा रही है। मान लो आपने टैप ऑन कर दी, उसमें से टिप टिप पानी निकलता जा रहा है, तो दैट इज़ अ लीकेज। क्या है वो मेरे लिए, एक लीकेज है। ठीक है, अब हम लीकेज का मतलब हम टैप से तो नहीं ले सकते हैं बेटा, कि टैप में पानी टप टप टपक रहा है तो हम कहें कि वो लीकेज है। दैट इज, अब लीकेज का मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि ऐसी
जी, जो ऐसी मनी मनी की फॉर्म में हम लेंगे जो हमारे सर्कुलेशन में काउंट नहीं की जाती है, जो हमारी सर्कुलेशन में काउंट नहीं की जाती है। इनकम जो हमारी मनी जो है वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, मीन्स विड्रॉल, जो चीज़ हमने विड्रॉल कर ली, जो चीज़ हमने निकाल ली, ठीक है, जो चीज़ हमने निकाल ली। मान लो आपके पापा जो हैं आपकी मम्मी को सैलरी पकड़ा देते हैं, आपकी मम्मी ने सारी सैलरी खर्च कर दी, लेकिन उसमें से इनकम का कुछ पार्ट आपकी मम्मी ने क्या कर लिया, सेव कर लिया। जिस पार्ट को मम्मी ने सेव कर लिया यानी कि इनकम में से वो पार्ट निकाल लिया गया, ठीक है, वो पार्ट जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर उस पैसों का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर वो पैसे नहीं सर्कुलेट हो रहे हैं। तो वो क्या है, लीकेज, लीकेज यानी कि निकल गए हैं वो चीज़, यानी कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर उन चीज़ों को दोबारा सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कमी हो गई है हमारे पास उस चीज़ की। तो वो क्या है, विड्रॉल। सेविंग आपके लिए बेटर है, आप उसको जमा कर रहे हो, लेकिन हमारी इकोनॉमी के पॉइंट, आप मैक्रो कर रहे हो बेटा, आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर एक पर्सन सेविंग करता है दैट इज़ अ बेटर। अगर इकोनॉमी का हर एक पर्सन जो है वो सेव करके रखता जाएगा तो हमारी इकोनॉमी जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। आप देख लो, जब अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था हमारी इकोनॉमी के अंदर, हर लोगों ने क्या किया, कोई सर्कुलेशन नहीं हुआ मनी का इतने दिन के अंदर, जब भी लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन का पीरियड था, यानी कि वो क्या थी, लीकेज हो गई, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा आया ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज़ अ, जब पैसों का विड्रॉल कर लिया जाता है इकॉनमी के अंदर से, वो इकॉनमी के अंदर नहीं जाते हैं, सर्कुलेट नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अ लीकेज। तो सेविंग क्या है, एक लीकेज है, आपकी इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं किया उसको बचा के रख दिया और वो सर्कुलेट नहीं हुआ, वो क्या है, लीकेज। अब दूसरा पार्ट क्या आ जाता है, टैक्सेस। आपने अपनी इनकम में से कुछ पार्ट क्या दे दिया, टैक्स में दे दिया। जब आपने अपनी इनकम में से कुछ पार्ट टैक्स में दे दिया यानी कि आपने उसको खर्च नहीं किया, ठीक है, खर्च नहीं किया यानी कि सर्कुलेशन में वो नहीं आया, तो टैक्स भी क्या है, लीकेज का एक पार्ट है। थर्ड आ जाता है हमारे पास इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है, जैसे आज आप की सिचुएशन देख रहे हो कि इंडिया और चाइना, आप, इंडिया जो है वो चाइना से क्या कर रहा है, सामान ले रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इंडिया ने चाइना से लिया यानी कि इम्पोर्ट किया। अब इम्पोर्ट के बदले में क्या देना पड़ेगा, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि जो पेमेंट हमने चाइना को की वो हमारी इकॉनमी के अंदर नहीं हो पाई, यानी कि हमारी इकॉनमी के अंदर वो पैसा क्या हो गया, विड्रॉल हो गया, निकल गया, कहाँ चला गया, चाइना के पास चला गया, ठीक है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं हमारी इनकम का पार्ट दूसरी कंट्री में चला जाता है जो हमारे इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाता, दैट इज़ अ लीकेज। तो सेविंग, टैक्स प्लस इम्पोर्ट, दीज थ्री पार्ट्स आर द लीकेज। क्या है ये, लीकेज, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। अब इंजेक्शन क्या है, एक सिरिंज होती है, जब उसको भरा जाता है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। ऐसे ही है, जो चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है हमारी इकॉनमी के अंदर जा रही है, इसमें सर्कुलर फ्लो में, यानी कि वो हमारी इकॉनमी के अंदर सर्कुलर फ्लो में आ रही है, तो वो क्या है, इंजेक्शन है। व्हेन हाउस होल्ड एंड द फर्म बोरो मनी, चाहे वो हाउस होल्ड है चाहे वो फर्म है, वो बोरो मनी कर रहे हैं, ठीक है, मनी कर रहे हैं, एक्सटर्नल बैंक से ले रहे, कहीं से भी ले रहे, मनी को बोरो किया और उसको क्या कर दिया उन्होंने, इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मान लो मशीन खरीद ली, मान लो कोई प्लांट लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, जिससे उनकी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और वो इनकम कहाँ चली गई, हमारे इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, सर्कुलेट इनकम हो जाती है जब हमारी इकॉनमी के अंदर, ठीक है।
तो वो हमारे लिए क्या है, एक इंजेक्शन का काम करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है, हमारे लिए एक इंजेक्शन का काम करता है। कैसे? गवर्नमेंट खर्च करती है, जब खर्च करती है तो वो डैम बना रही है, ब्रिज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, बहुत सारी चीज़ें बना रही है। जब वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना रही है, बहुत सारी चीज़ें जब उसकी ऐसी बनाई जाती हैं, जब वो बनाई जाती है, इन पे खर्च कर रही है, तो लोगों को काम मिल रहा है, काम मिल रहा है तो लोगों को इनकम मिल रही है, लोग उस इनकम को खर्च कर रहे हैं। जब वो खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी इकॉनमी के अंदर मनी सर्कुलेट हो रही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब किया जाता है तो वो एक इंजेक्शन का काम है। ऐसे ही थर्ड है हमारे पास एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हमने जो सामान बनाया वो दूसरी कंट्री के अंदर गया, तो उससे के बदले में हमें क्या मिली, पेमेंट मिली। जो पेमेंट जो है हमारी इकॉनमी के सर्कुलर में आई, तो वो क्या है, इंजेक्शन। तो इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, ये एक इंजेक्शन का काम करते हैं। ये एक इंजेक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक था जो आपने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो क्या है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में 3 फेसेस पढ़े, फिर 3 फेसेस पढ़े आपने। 3 फेसेस सर्कुलर फ्लो में क्या पढ़ा आपने, पहले 3 फेसेस पढ़े, प्रोडक्शन, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। फिर आपने फ्लो पढ़े, 2 तरह के फ्लो होते हैं हमारे पास, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो। फिर आपने 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। 2 सेक्टर्स कौन थे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म थी हमारे पास। फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक किया स्टॉक एंड फ्लो। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, फ्लो जब हम मेज़र किससे करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से मेज़र करते हैं। फिर आपने पढ़ा लीकेज एंड इंजेक्शंस। ठीक है, तो आपकी बुक में ये फर्स्ट चैप्टर था बेटा। ठीक है, इसके आगे चलिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम था हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, जिसमें सबसे पहले हमने किया था, सबसे पहले हमने किया डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है, जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एक सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, जितनी भी हमारी आपने मैप देखा है ना बेटा, मैप के बाद जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, कंट्री की कोई भी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, अपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसके बाहर जितनी भी वो पॉलिटिकल बाउंड्री आ जाती है हमारी, ठीक है, वो हम कहते हैं दैट इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो वो कुछ वाइंडर कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, हम कुछ उसमें इंक्लूड भी करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कि कोई भी शिप चल रही है, एयरक्राफ्ट चल रहा है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज। ठीक है, 2 कंट्रीज के बीच में, चलो 1 बाय 1 एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि कोई शिप है, शिप है, ठीक है, कोई शिप जो है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये यूएसए है, ये साउथ अफ्रीका है, कोई भी शिप है, इंडिया की शिप है जो इन दोनों के बीच में चल रही है, इन दोनों के बीच में चल रही है, इंडिया की शिप है। शिप किसकी है, इंडियन शिप है, लेकिन वो यूएसए और साउथ के ओशन के बीच में चल रही है। ठीक है, साउथ के ओशन के बीच में चल रही है, तो क्या वो यूएसए या साउथ की मानी जाएगी, नहीं, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, इंडिया की। जिसकी, मान लीजिए कि जिसकी, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है। मान लीजिए अब एयरक्राफ्ट, प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लेन है, इंडियन प्लेन है, वो कहाँ चल रहा है, रशिया और जापान के बीच में चल रहा है।
तो वो रशिया और जापान के बीच में वो जो है चल रहा है, तो ये तो है नहीं कि वो रशिया का माना जाएगा या जापान का माना जाएगा। किसका है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन कर रहे हैं, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरह मान लीजिए सिंगापुर का कोई प्लेन है, वो इंडिया और जापान के बीच में चल रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि वो इंडिया का हो जाएगा या जापान का हो जाएगा, किसका माना जाएगा, वो सिंगापुर का माना जाएगा। उसके बाद था, कोई भी मान लीजिए फिशिंग बोट चल रही है, फिशिंग बोट ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन फिशरमैन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो बोट कहाँ चल रही है, इंटरनेशनल वाटर में चल रही है, ठीक है। तो हम किसके, जो ओशन है विल बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन फिशरमैन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई भी एम्बेसी, एम्बेसीज के नाम तो सुने हैं ना, जहाँ पे हम पासपोर्ट के लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ में भी आता है एम्बेसीज क्या होती हैं, कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिश क्या होते हैं, ठीक है। अब जिस कंट्री की एम्बेसी होती है, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत बार आता है कि वो नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं। इंडियन एम्बेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी कहाँ है, यूएसए में। इंडियन एम्बेसी कहाँ है, यूएसए में। तो अब ज़रूरी नहीं है कहाँ, यूएसए में। अब ये थोड़ा कहेंगे कि यूएसए की बाउंड्री के अंदर है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, नहीं। जहाँ की एम्बेसी होती है वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। याद रखना, कोई भी फिशिंग है, एयरक्राफ्ट है, अब इंडियन बाउंड्री के अंदर हम पॉलिटिकल मैप कर रहे थे, खाली बाउंड्रीज ही थोड़ा इंडिया के अंदर आती है, उसके अंदर ओशंस भी आते हैं, एम्बेसीज भी आती है दूसरी कंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने हर चीज़ को कंसिडर करना है बेटा, ठीक है। अब दूसरी कंट्री की कोई एम्बेसी है जो इंडिया के अंदर, या मान लो यूएसए की एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी, वो कहाँ का पार्ट है, यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा वो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है बेटा, वो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन की बात भी की जा सकती है जो उस कंट्री के अंदर रहता है, जो उस कंट्री के अंदर रह रहा है और उसको वहाँ पर रहते हुए मोर देन 1 ईयर हो गए हैं, मोर देन 1 ईयर हो गया है, और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री के अंदर होता है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, जो उस कंट्री के अंदर है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। द रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ के लिए वहीं पे अर्न कर रहा है, वहीं पे स्पेंड कर रहा है, वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट ज़रूरी तो नहीं, मैंने कहा 1 साल से ज़्यादा रहा, हो सकता है कोई फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है, हॉलीडेज़ के लिए आया है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, उसे 1 साल से ज़्यादा टाइम, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए किसी एम्बेसी में काम करने वाला कोई पर्सन है, एम्बेसी यूएसए की है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए उसे 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की थी, यूएसए की थी, ठीक है, तो वहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, यहाँ का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि डेली जो पर्सन जो है, मान लीजिए कि आपके पापा जो हैं वो गुड़गांव में काम करते हैं और डेली जो है वहाँ का बॉर्डर क्रॉस करके फरीदाबाद रहते फरीदाबाद में है, वहाँ से डेली अप डाउन करते हैं गुड़गांव में,
ठीक है, कंपनी में काम गुड़गांव की कंपनी में कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो गुड़गांव के नॉर्मल, रहते कहाँ हैं, फरीदाबाद में, खर्च कहाँ कर रहे हैं, फरीदाबाद, तो फरीदाबाद के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, गुड़गांव के नहीं। ये ध्यान रखना है बेटा। ये मैंने लिटिल बिट सिर्फ आपको जो नेशनल इनकम की सिर्फ जनरल एग्जाम्पल दिए बेटा यहाँ पर आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिटीजनशिप। क्या है हमारे पास, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप क्या होती है बेटा, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। जो सिटीजनशिप है ना बेटा, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप क्या है हमारे पास, दैट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट है। या तो आप उस जगह पे आपका बर्थ हुआ है तो आप वहाँ के सिटीजन कहलाओगे। मेरा बर्थ कहाँ हुआ है, इंडिया के अंदर, तो मैं इंडिया के सिटीजन हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ लीगल प्रोविज़न होते हैं जिसके सहारे आपको क्या मिलती है, वहाँ की सिटीज़नशिप मिलती है। अगर आप इंडिया में बोर्न हुए हो तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ के सिटीज़न कहलाओगे। अगर नहीं हुए हो तो आपको सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हो या वैसे भी सुना होगा, ग्रीन कार्ड होल्डर। आप वहाँ मान लीजिए यूएसए में जाते तो ग्रीन कार्ड होल्डर बनने के लिए कुछ लीगल प्रोविज़न होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं, तब वहाँ के आप क्या कहलाओगे, सिटीज़नशिप कहलाओगे। अब सिटीजनशिप और रेजिडेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या है, जो रेजिडेंट है, रेजिडेंटशिप होती है, वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो रेजिडेंट होता है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं की होती है, यानी कि वहीं पे अर्न कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको वहाँ पे रहते हुए 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ का सिटीज़न भी हो। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है इफ़ यू ऑलरेडी रिजाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर है, तो वो वहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा। जैसे चाइनीज़ जो है वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे खर्च कर रहे हैं, यहीं पे कर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के जो है वो सिटीज़न बन गए। सिटीज़नशिप लेने के लिए उनको अलग से कुछ लीगल प्रोविज़न करने पड़ेंगे, लीगल कॉन्सेप्ट होगा, तभी उनको यहाँ पे सिटीज़नशिप मिलेगी। क्लियर है बेटा यहाँ पर आपको, सिटीज़नशिप क्या है और रेजिडेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम रेफर्स टू रिसीव्ड, जो हमें कहाँ से रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दी, उसके बदले में जो मुझे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट मिला, वो मेरी क्या है, फैक्टर इनकम है। वो एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री को भी मिल सकती है। ठीक है, और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव्ड विदाउट फैक्टर, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्शन सर्विस। मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं की लेकिन तब भी मुझे कुछ इनकम मिल रही है, तब भी मुझे कुछ इनकम मिल रहा है। कोई मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, लेकिन तब भी मुझे इनकम मिल रही है। लाइक ओल्ड एज पेंशन, आपके घर में दादा दादी होंगे, क्या वहाँ कोई काम करने जाते हैं, नहीं जाते ना बेटा, तब भी उनको क्या मिल रही है, ट्रांसफर इनकम, यानी कि पेंशन मिल रही है। तो वो एक ओनली अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, जिसमें हमें सिर्फ मिलता है, हमें काम नहीं करना पड़ता। इसमें हमें काम करना पड़ता है, अपने फैक्टर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है और ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमें फैक्टर देने पड़ते हैं, यहाँ फैक्टर नहीं देने पड़ते हैं। ये हमारी नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंस है, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम। अब इसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज़ अ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। अब मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमने काफ़ी ब्रीफ में जो है इसको पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड, ऐसे गुड या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज़ की जाती हैं,
ठीक है, या तो वो कंजम्पशन के लिए भी यूज़ की जाती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है फाइनल गुड। आपके लाइक कंजम्पशन के लिए क्या है, आपके घर में दूध आया, ठीक है, तो फाइनल हो गया ना, दूध आपने पी लिया, दैट इज़ अ फाइनल गुड। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कैसे है, मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन को आपने किसी चीज़ की प्रोडक्शन में लगा दिया, तो वो क्या हो गई, फाइनल गुड। ठीक है, जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, फाइनल। जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया, ठीक है, बस दैट इज़ अ फाइनल गुड। और इंटरमीडिएट गुड क्या होती है, विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, वो या तो रीसेल के लिए यूज़ की जाएगी या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ की जा सकती है। रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। मान लीजिए कि दूध आपने घर पे लिया और उसको पी लिया, वो फाइनल गुड थी। दूध आपने आगे रीसेल, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जिस पे आप दूध को रीसेल कर रहे हो, तो वो इंटरमीडिएट है। चाय बनाने वाले ने दूध लिया, ठीक है, उससे चाय बनाई और चाय को सेल किया, वो उसके लिए क्या थी, इंटरमीडिएट गुड थी। शुगर आप घर पे लेकर आए, दैट इज़ अ फाइनल। शुगर से आपने मिठाई बनाई, दैट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो फाइनल गुड थी और इंटरमीडिएट गुड थी। ये हमारे पास फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, जो अपनी बाउंड्री लाइन को हमेशा क्रॉस करके जाती है, तो वो क्या होती है, फाइनल गुड होती है। ठीक है, ये भी आप कर चुके हो। ठीक है, अब कंजम्पशन गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स क्या है, कंजम्पशन गुड्स कर रहे थे। कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती हैं, यानी कि जो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाइड करेंगे। इसके पार्ट किए थे हमने। फर्स्ट था हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो बार बार यूज़ किया जा सकता है, जिसका टाइम पीरियड भी लंबा होता है। ड्यूरेबल लाइक टेलीविज़न, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, लंबा होता है, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, अगेन एंड अगेन हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ड्यूरेबल गुड। उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए 1 साल हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल हो गया, लाइक क्लॉथ है, क्रॉकरीज़ है, क्लोथ्स है, क्रॉकरीज़ है, दैट इज़ अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड आ जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होती है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशंस होती हैं। लाइक आप बता सकते हो कैसी गुड्स होती हैं, लाइक मिल्क है, ब्रेड है, कोई भी पेपर है, लाइक ये मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसका क्या यूज़ करूँगी, दैट इज़ अ नॉन ड्यूरेबल सिंगल एक्ट। ठीक है, सिंगल एक्ट कंजम्पशन के लिए जो यूज़ की जाती हैं। कुछ सर्विसेज भी होती हैं जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ अ कंजम्पशन, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है, दैट इज़ अ नॉन मटेरियल होती है, दैट इज़ अ, जिसको क्या कहते हैं हम, नॉन मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती हैं, दैट इज़ अ सर्विसेज। इंटेंजिबल होती हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, टीचर आपको सर्विस दे रहा है, बैंक आपको सर्विस दे रहा है। तो कंजम्पशन गुड्स क्या है, ड्यूरेबल हैं, सेमी ड्यूरेबल हैं, नॉन ड्यूरेबल हैं एंड सर्विसेज हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। विच हेल्प इन प्रोडक्शन, हेल्प करती हैं किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, लाइक कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, दैट इज़ अ कैपिटल गुड। ठीक है, दैट इज़ अ कैपिटल गुड। लेकिन वो एक बार जब प्रोडक्शन कर देते हैं ना, तो अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं खोते हैं, वो बार बार प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनको बार बार रिप्लेसमेंट की, उनको रिपेयर की ज़रूरत होती है। जो हम रिप्लेस करते हैं उनको, रिप्लेसमेंट करते हैं, उनकी रिपेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। जो हम उसको रिप्लेस करते हैं ना बेटा, रिप्लेस करते हैं या फिर हम उनको रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको, डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी घिसावट हो गई है, ठीक है, उनकी घिसावट हो गई है। सिंगल यूज प्रोडक्शन गुड्स भी होती है, इट इंक्लूड रॉ मटेरियल लाइक कॉयल है, वुड है, ठीक है, दे आर नॉट द कैपिटल गुड, दे कैन नॉट बी रिपीटली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में दोबारा यूज़ नहीं की जाती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है बेटा आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डेप्रिसिएशन करवाया था, वो मैं आपको दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आपकी क्या थी, दैट इज़ योर रिवीजन थी, दैट इज़ योर रिवीजन थी, ठीक है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप इन सारे टॉपिक्स को अपनी बुक में से एक बार दोबारा रिवाइज करोगे। थैंक यू बेटा।